सूरज का सपना था कि वो बड़ा होकर आर्मी में भर्ती हो और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करता था। वो सुबह सुबह उठकर तकरीबन 4:30 बजे या 5 बजे दौड़ लगाने के लिए जाता था। वो हमेशा सुबह सुबह जाता और कई किलोमीटर दौड़ लगाकर घर वापस आता। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। रोज की तरह वो उठा और उसने अपनी घड़ी देखी तो तकरीबन 4:30 बजे हुए थे और फिर उसने सोचा कि चलो अब दौड़ लगाने के लिए चला जाए। सुबह के 4:30 बजे थे और सर्दी का महीना था तो अंधेरा था और फिर कोहरा भी पड़ रहा था। लेकिन ऐसी परेशानियों का सामना करना सूरज के लिए रोज की बात थी, इसलिए उसने इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं करी और अपने शूज़ पहनकर वो दौड़ने के लिए निकल पड़ा। वो कई किलोमीटर तक दौड़ता रहा। भागते भागते वो बहुत ही ज़्यादा थक गया और उसके बाद उसे प्यास लगने लगी। उसकी बोतल का पानी जो था वो ख़त्म हो गया था और दौड़ने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी। तभी सूरज को याद आया कि पास में ही एक नदी है, क्यों ना उस नदी में जाकर पानी पी लिया जाए और अपनी प्यास को बुझा लिया जाए और अपनी बोतल में भी पानी भर लिया जाए ताकि वो रास्ते में काम आए। सूरज यही सब सोचकर उस नदी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और तकरीबन 10 मिनट बाद वो उस नदी के पास पहुंच गया। उसने अपनी पानी की बोतल ली और उस नदी में पानी की बोतल को डालकर उसने बोतल को पूरा भर लिया और अपनी प्यास भी जो थी वो बुझा ली। पानी भरकर वो उठा ही था, तभी उसने वहीं पर एक पेड़ के नीचे एक औरत को बैठा हुआ देखा और उसके बाद सूरज ने जब उस औरत को देखा तो सोचा कि आखिर इतनी सुबह सुबह ये औरत यहाँ पेड़ के नीचे कर क्या रही है। और उसके बाद सूरज ने सोचा कि चलो पूछा जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो उसे क्या करना है जानकर, इसलिए वो बोतल लेकर वहां से जाने लगा। तभी अचानक से उसका ध्यान उस औरत पर गया तो वो औरत सूरज को ही घूर रही थी और हंस रही थी। ये बात सूरज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और फिर सूरज ने कहा, जरा सुनिए, आप हैं कौन और सुबह सुबह यहाँ पर कर क्या रही हैं, और आप जो कुछ भी कर रही हो आप मुझे देखकर हंस क्यों रही हैं। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद सूरज को काफी गुस्सा आया और उस सूरज ने कहा, आप तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, ऐसे घूर क्यों रही हैं आप, और ये पागलों की तरह हंसने की वजह क्या है। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सूरज को घूरती रही और हंसती रही। उसके बाद सूरज को काफी गुस्सा आया और वो उस औरत के पास गया और सूरज ने कहा, आपकी परेशानी क्या है, क्या आप पागल हैं, आपके अंदर दिमाग नहीं है, आप क्यों बेवजह हंस रही हैं। तभी उस औरत ने सूरज की आंखों में देखते हुए कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई, गांव में कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन तुम इस वक्त यहां पर कैसे आ गए। और फिर सूरज ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ये गांव मेरा है, मैं जहां मर्जी वहां जाऊं। मुझे प्यास लगी थी और यहां नदी थी, इसलिए मैं पानी भरने के लिए आ गया, तुम्हें कोई दिक्कत। और फिर उस औरत ने कहा, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस देखकर हैरान हूं कि आखिर किसी में इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो इस वक्त यहां पर आ जाए। सूरज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर सूरज ने कहा, चलिए मुझे क्या करना, आपकी बातें तो मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं, खैर मैं चलता हूं। सूरज ये कहकर वहां से जा ही रहा था, तभी उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखने के बाद उसके जो पैर थे वो थर थर कांपने लगे। उसने देखा कि उस औरत के जो पांव थे वो उल्टे थे और उस औरत के उल्टे पांव देखने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। उसे पता चल गया कि वो औरत कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई बुरी शक्ति है।
सूरज के माथे पर पसीना आ गया और उस औरत ने कहा, क्या हुआ? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? अभी तक तो अच्छा भला मुझे डांट रहे थे, हाँ? लेकिन अब तुम्हारे माथे पर पसीना? क्या मैं वजह जान सकती हूं? और फिर सूरज ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हारे पांव उल्टे क्यों हैं? और फिर उस औरत ने कहा, अरे चुड़ैलों के पांव उल्टे नहीं होंगे तो किसके होंगे? इंसानों के। तुम भी काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। और फिर सूरज ने कहा, क्या सुबह सुबह तुम यहां कैसे? और फिर उस चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, अरे रात के 2 बजे, तुम्हें बताओ, मैं यहां पर नहीं होंगी तो कौन होगा? सूरज को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो कुछ समझना भी नहीं चाहता था। उसके लिए जरूरी वहां से निकलना था। वो सारी बातें भूलकर वहां से भागने लगा और उसके अंदर जितनी भी ताकत बची हुई थी वो अपनी सारी ताकत को लगाकर अपने घर पहुंचा। और उसे सिर्फ उस औरत की आवाज सुनाई देती रही। उसे उस औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती रही, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भागता रहा। भागते भागते वो अपने घर पहुंचा, जहां पर उसके घर वाले उठे हुए थे और उन्होंने सूरज को देखा और सूरज को डांटते हुए कहा, सूरज, आखिर क्या बदतमीजी है ये? तुम इतनी रात को कहां चले गए थे, वो भी बिना बताए? आखिर क्या ऐसा काम आ गया था कि तुम्हें इतनी रात को निकलना पड़ा? और फिर सूरज ने कहा, पिताजी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो रोज सुबह सुबह जाता हूं दौड़ लगाने के लिए, आपको तो पता ही है। और फिर सूरज के पिता ने कहा, हाँ तो सुबह सुबह जाते हो ना, रात के 2 बजे जाने का क्या मतलब है? और फिर सूरज ने जब ये बात सुनी तो उसका सर चकरा गया और सूरज ने कहा, डैड आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो सुबह सुबह ही निकला था। मेरी घड़ी में जब 4:30 बजे थे तभी मैं निकला था। और फिर सूरज के पिता ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जरा अभी घड़ी देखो, अभी 3:30 बजे हैं, तो तुम 4:30 बजे कब निकल गए? और फिर सूरज ने घर की घड़ी को देखा तो 3:30 बजे थे और ये देखकर सूरज को बहुत जोर का झटका लगा। और फिर उसने अपनी घड़ी को देखा तो उसने जो देखा, उसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी घड़ी जो थी उसमें 4:30 बजे हुए थे। इसका मतलब उसकी जो घड़ी थी वो खराब हो गई थी। और जिस वक्त वो पूरे गांव में दौड़ लगा रहा था, उस वक्त सुबह के 4:30 नहीं बल्कि रात के 2 बज रहे थे। और नदी के पास पेड़ के नीचे उसे कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल मिली थी। सूरज ने जब ये सब समझा तो उसकी जो तबीयत थी वो खराब होने लगी और कई दिनों तक उसकी तबीयत खराब रही। तकरीबन 1 हफ्ते तक उसकी तबीयत खराब रही और धीरे धीरे वो ठीक हुआ। लेकिन आज भी जब वो उस रात के बारे में सोचता है और उस औरत के बारे में सोचता है तो उसके माथे पर पसीना आ जाता है। मुझे आज भी याद है वो रात, मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात। बात उस वक्त की है जब मैं अपने गांव में था। मुझे शहर में रहने की आदत है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, छुट्टियों में जब भी हम गांव जाते हैं तो हमारे पास कुछ ज़्यादा करने के लिए होता नहीं है। और एक दिन मैं शाम के तकरीबन 5 बजे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था और फिर मैंने सोचा कि चलो कहीं पर घूमने के लिए चलते हैं। और यहीं पर मैंने एक गलती करी। मैंने किसी को बताया नहीं और मैं अपने आप ही घूमने के लिए निकल गया। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट नहीं थी, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग थी। जैसे आज गूगल मैप वगैरह हैं, उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं किसी चीज़ की चिंता किए बगैर वहाँ से निकल गया और इधर उधर घूमता रहा। घूमते घूमते मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वहाँ खूबसूरत पेड़ पौधे देखते देखते
मैं इधर से उधर घूम रहा था और घूमते घूमते मैं काफ़ी आगे आ गया। जब घूमने से मेरा मन भर गया और मैं पैदल पैदल चल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा मैं थक गया था और फिर मुझे लगा कि चलो अब अपने घर चला जाए और मैं अपने घर वापस आने लगा। जैसे जैसे मैं आया था मैं वैसे वैसे ही जा रहा था, लेकिन काफ़ी देर तक मैं भटकता रहा और मैं अपने घर नहीं पहुंचा। और थोड़ी देर बाद मुझे पता चल गया कि मैं खो गया हूँ। मुझे वहाँ के ज़्यादा रास्ते मालूम नहीं थे और खेत वगैरह के रास्ते मैं काफ़ी दूर निकल आया था। मैं लोगों से पूछ पूछ कर बढ़ रहा था और लोग अपनी गांव की भाषा में बता रहे थे। तो गांव की भाषा मुझे ज़्यादा आती नहीं है, तो जितनी मुझे समझ आ रही थी उस हिसाब से मैं वापस आ रहा था। और आते आते सूरज ढल गया और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। रास्ते पर जितने भी लोग थे वो सब गायब होने लगे और रास्ता वीरान होने लगा और मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया। मेरे पास उस वक्त फ़ोन भी नहीं था। मैंने सोचा कि आसपास थोड़ा सा घूम लेंगे, तो फ़ोन की क्या ज़रूरत है। मैं फ़ोन भी लेकर नहीं आया था। मैंने लोगों से फ़ोन मांगा तो हर किसी के पास गांव में फ़ोन नहीं था। वो दौर कुछ अलग ही था। मैं आगे बढ़ता रहा और वही हुआ जिसका मुझे डर था। अंधेरा हो गया और पूरा रास्ता सुनसान हो गया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और मैं चले जा रहा था अंधेरे वीरान रास्ते पर। जो भी कोई मुझे मिलता मैं उससे रास्ता पूछ लेता और चलता रहता। तकरीबन शाम के 6:30 ही बजे थे और 6:30 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। यहाँ शहर में तो रात के 10-10 बजे तक लोग बाहर घूमते हैं, लेकिन गांव में 6 ही बजे इतना अंधेरा हो जाएगा ये मुझे पता नहीं। मैं उस रात बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। मैं अपने घर जाना तो चाहता था, लेकिन मैं रास्ता भटक चुका था और मैं सुनसान रास्ते पर चले जा रहा था। जितने भी लोग मुझे वहाँ मिलते मैं उनसे रास्ता पूछता और वो मुझे रास्ता बता देते। चलते चलते काफ़ी देर हो गई और उसके बाद जो मैंने सोचा नहीं था मेरे साथ कुछ वैसा हुआ। मैं सुनसान रास्ते से होकर गुजर रहा था, तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी मुझे नज़र आया और उस बूढ़े आदमी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए और रास्ते के बारे में पूछना चाहिए। मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया और मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, अंकल अंकल ज़रा सुनिए, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? और फिर उस बूढ़े आदमी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा वहाँ से निकल गया। मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई। मुझे लगा कि शायद उम्र की वजह से उन्हें कुछ कम सुनाई देता है, इसलिए मैंने उनसे कहा, अंकल अंकल ज़रा मेरी बात सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये विजयनगर वाला रास्ता कहाँ पड़ेगा? उस बूढ़े आदमी ने फिर भी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही मैंने 2-3 बार पूछा, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और फिर मुझे लगा कि शायद मेरा वहाँ पर रुक कर उन बूढ़े आदमी से पूछना सिर्फ वक्त की बर्बादी है, इसलिए मैंने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और मैं आगे जाने लगा। आगे चलते चलते मैं काफ़ी दूर निकल आया और तभी अचानक से मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी जो कि मुझसे बहुत पीछे रह गया था, वो बूढ़ा आदमी मेरे आगे चल रहा था। और ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई कि आखिर वो बूढ़ा आदमी जो कि इतनी धीरे धीरे चल रहा है, वो अचानक से मुझसे इतना आगे कैसे निकल गया। ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने दिमाग को समझाया और उस बूढ़े आदमी को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था घूमते घूमते मैं इतनी दूर निकल आऊंगा अपने घर से। और यही सब बातें सोचते सोचते मैं आगे चलता रहा, और थोड़ी दूर और जाने के बाद मैंने फिर से उसी बूढ़े आदमी को अपने आगे चलते हुए देखा। मुझे लगा कि मुझे उस बूढ़े आदमी से बात करनी चाहिए, इसलिए मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया और मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, ज़रा सुनिए, क्या आप ज़रा मुझसे बात करेंगे 2 मिनट? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? उसने फिर से कोई मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो मुस्कुराए जा रहा था, और उसकी मुस्कान की वजह क्या थी उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। वो किस लिए हंस रहा था मुझे मालूम नहीं था। मैंने बहुत बार उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो बस मुस्कुराता रहता, और आखिरकार मैं फिर से अपने घर की तरफ निकल गया। बहुत ही ज़्यादा थका देने वाले सफ़र के बाद मैं अपने घर पहुंचने ही वाला था, तभी अचानक से मेरा मन हुआ कि चलो पीछे मुड़कर देखा जाए। और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी मेरे पीछे पीछे ही चल रहा था, और धीरे धीरे वो चलता हुआ मेरे पास आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, और अचानक से वो बूढ़ा आदमी मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गया। और ये नज़ारा इतना ज़्यादा डरावना था कि आज भी जब मैं उस हादसे के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। और उस बूढ़े आदमी के गायब होने के बाद मुझे उसके हंसने की आवाज़ें कई दिनों तक आती रही, और मैं उस बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज़ को सुनकर कई दिनों तक डरता रहा। और फिर मैंने कसम खा लिया कि मैं गांव के अंदर सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मेरा नाम विजय है, और एक शाम मैं और मेरा दोस्त मेले में घूमने के लिए गए थे, और मेले में घूमते घूमते हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। रात के वक्त मैं और मेरा दोस्त अपने गांव वापस आ रहे थे, और रात के वक्त जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान और डरावना हो गया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन जो मेरा दोस्त था उसके होने की वजह से मैं बिना डरे रास्ते पर चल रहा था। हम दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी अचानक से जो मेरा दोस्त था उसने कहा, हे विजय, उधर देख ज़रा, देख उधर क्या है पेड़ के ऊपर। मैंने पेड़ की तरफ देखा, और उस वक्त अंधेरा बहुत था, मुझे साफ साफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या है उधर? अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा। और फिर मेरे दोस्त ने अपना फ़ोन निकाला और फ्लैश लाइट मारी, और फिर मैंने देखा कि उस पेड़ पर एक गुड़िया जैसी चीज़ लटक रही थी। और उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, वो देख, कितनी अजीब सी गुड़िया है वहाँ लटकी हुई है, चला चल के देखते हैं। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया, इतनी रात को उस पेड़ के नीचे जाएगा? हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या तुझे पता नहीं है, वहाँ उस पेड़ पर एक बुरी आत्मा रहती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और फिर मेरे दोस्त ने जब ये बात सुनी, मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, क्या तूने क्या कहा? भूत प्रेत, वो भी पेड़ पे? अरे कोई हॉरर मूवी चल रही है क्या जो पेड़ पर भूत प्रेत आने लगे? हाँ, ये सब बकवास बातें हैं, समझा? चल उस पेड़ के नीचे एक सेल्फी लेते हैं, बहुत बढ़िया सेल्फी आएगी, और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजेंगे तो सोच हमें कितना बहादुर समझेंगे लोग। हाँ, अगर फ़ोटो को फ्रेंड सर्कल में भेज देंगे तो सोच हमें कितना ब्रेव कहेंगे लोग। हाँ, चल फ़ोटो खींचते हैं। और फिर मैंने कहा, भाई देख, ये सब नहीं करना चाहिए, समझा?
कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। और फिर मेरा जो दोस्त था उसने कहा, अरे कुछ भी नहीं होगा भाई, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरा जो दोस्त था उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचता हुआ उस पेड़ के पास ले जाने लगा, और उसने मुझे उस पेड़ के नीचे लाकर खड़ा कर दिया और कहा, देख कुछ है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, बिना मतलब तू डर रहा है। रुक, मैं कैमरा ऑन करता हूँ। फ्लैशलाइट ऑन करके फ़ोटो लेंगे तो काफ़ी अच्छी आएगी, हाँ। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, हाँ हाँ वो तो ठीक है यार, लेकिन अभी चलते हैं यहाँ से, सुबह आ जाएंगे ना, सुबह में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और फिर मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार अभी मौका है, अभी हम मेले से आ रहे हैं तो हमें मौका मिल गया इतनी रात को बाहर फ़ोटो खिंचवाने का। अगर कोई और दिन होगा तो हमारे घर वाले हमें घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे, तो फ़ायदा क्या है, अभी खींच लेते हैं, अभी मौका है, समझा। चल मैं खड़ा हो रहा हूँ पोज बनाकर, तू फ़ोटो ले ले। और फिर उसने मेरे हाथ में अपना फ़ोन पकड़ा दिया और खुद पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी एक फ़ोटो ले ली और उसने तकरीबन 10-15 फ़ोटोज़ खिंचवा ली। और सारी फ़ोटोज़ देखने के बाद उसने कहा, हाँ फ़ोटोज़ तो बहुत बढ़िया हैं, अब इसे अपने फ्रेंड ग्रुप में भेज देंगे तो देखियो, चल एक सेल्फ़ी भी ले ले। थोड़ी देर बाद तो मुझे भी जो डर लग रहा था वो ख़त्म हो गया और हम दोनों वहीं पर मजाक मस्ती करने लगे। मजाक मस्ती करते करते कब हमें वहाँ पर आधा घंटा बीत गया हमें पता ही नहीं चला। जब हमने समय देखा तो हमें लगा कि अब हमें घर के लिए चलना चाहिए, इसलिए मैं और मेरा दोस्त घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे थे। मेरे दोस्त ने कहा, देख वहाँ हम गए, फ़ोटो वगैरह खिंचवा ली, कुछ हुआ? तू भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर हूँ, कुछ हुई दिक्कत, हुआ कुछ भूत प्रेत हुआ? और फिर मैंने कहा, नहीं यार हुआ तो कुछ भी नहीं। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने कहा, देखा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भाई भूत प्रेत सिर्फ एक अंधविश्वास है, समझा, ये सब कुछ भी नहीं होता। चल अब घर चलते हैं। उसके बाद वो अपने घर चला गया और मैं अपने घर आ गया। घर आकर मैंने खाना खाया और उसके बाद रोज़ की तरह मैं सो गया। लेकिन न जाने क्यों उस रात अचानक से मुझे आवाज आने लगी, विजय, 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 विजय। मैंने अपनी आंखें खोली और उसके बाद मैंने देखा कि कोई मेरा नाम जो है वो बार बार पुकार रहा है। और वो आवाज़ सुनकर अचानक से कैसे मैंने अपने शरीर पर काबू जो था वो खो दिया और मेरे जो पैर थे वो अपने आप उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। मैं अपने घर से बाहर निकला और उसके बाद मैं उस आवाज़ की तरफ जाने लगा। विजय, 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 विजय। मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था और मैं अपने घर के बाहर आ गया। मैं उस आवाज़ के पीछे एकदम अपना होश खो बैठा था और मेरे पैर सिर्फ चल रहे थे। और अचानक से मुझे होश आ गया। जब मैंने आसपास देखा तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था और मैं डर गया। मैं अपने घर में वापस जाने ही वाला था, तभी अचानक से किसी ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ वहाँ से ले जाने लगा। मैंने बहुत आवाज़ें लगाई, बहुत चिल्लाया, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज़ जो थी वो नहीं सुनी। मैं पागलों की तरह चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन न जाने क्यों कोई मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा था। और वो जो कोई भी अदृश्य ताकत थी वो मुझे घसीटती हुई मेरे घर से दूर ले जाने लगी। और उसके बाद वो मुझे घसीटती हुई उसी पेड़ के पास काफ़ी जल्दी लेकर गई और उसने मुझे उस पेड़ के नीचे फेंक दिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डर भी गया था। मैं खड़ा हुआ और मैंने आसपास देखा तो मैं उसी पेड़ के नीचे खड़ा था
मैं अपने घर की तरफ भाग ही रहा था, तभी अचानक से मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा वज़न महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों में किसी ने बेड़ियाँ बांध दी हो और उन बेड़ियों की वजह से मैं भाग ना पा रहा हूँ। बहुत ताकत लगाने के बावजूद भी मैं थोड़ी दूर भी नहीं भाग पा रहा था। और फिर मैंने जो देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। मैंने देखा कि जो मेरा दोस्त था वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसकी जो आंखें थी वो पूरी लाल थी और वो मुझे देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ क्या है और मैंने अपने दोस्त से कहा, हे, क्या हुआ है? तू तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? और ये सब क्या हो रहा है यार? तुझे कुछ समझ आ रहा है? मेरे दोस्त ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और उसके बाद वो अचानक से खड़ा हुआ और हंसता हुआ मेरे पास आया। वो मेरे पास आया और अचानक से मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों की जो पुतलियां थी वो गायब थी और अचानक से मुझे एक झटका लगा और मैं उठ गया। मैंने देखा कि अभी तक जो मैंने देखा था वो सब एक सपना था। मेरा जो शरीर था वो पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया तो मेरे दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं पसीने से पूरा भीग गया था और पूरी रात मैंने खौफ में बिताई। सुबह सुबह पूरी रात मैं सोया नहीं और सुबह सुबह फ्रेश होकर मैं अपने दोस्त के घर गया और उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी जो आंखें थी वो खौफ से बड़ी हो गई। मैंने देखा कि मेरे दोस्त को एम्बुलेंस में बैठाकर कहीं हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा सा छा गया और मैं भागते हुए एम्बुलेंस के पास गया। मैंने देखा तो उसकी तबीयत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और वो काफ़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। मैंने उसके पिता से पूछा कि अंकल बात क्या हुई है, और मेरे दोस्त के पिता ने कहा कि वो रात से ही काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक से पता नहीं ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। इसकी तबीयत भी बहुत बिगड़ रही है। और फिर जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मेरे दोस्त को एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया और मैं भी पीछे पीछे अपनी बाइक लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरे दोस्त ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि मेरे दोस्त को कोई सीरियस बीमारी नहीं थी, फिर भी उसकी मौत कैसी हो गई यह बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी बात है। डॉक्टर्स का कहना था कि वो रोज़ रात को डरने लगता था जैसे कोई उसके पास में खड़ा है और उसे देख रहा है और आखिरकार 2 दिन बाद उसने हार मानकर इस दुनिया को छोड़ दिया। ये कहानी है अमन नाम के एक लड़के की जो कि एक रिपोर्टर था। उसे एक प्रोजेक्ट मिला था और उस प्रोजेक्ट में उसे जंगलों में जाकर ऋषि मुनियों के साथ रहकर उनके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिस रिपोर्ट में उसे जानकारी देनी थी कि आखिर ऋषि मुनि कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है और वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब अमन को यह प्रोजेक्ट मिला तब वो तुरंत एक मशहूर जंगल में पहुंच गया जहां पर कई सारे संत रहते थे और वो वहां पर जब पहुंचा तब वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि वो जंगल काफी ज्यादा घना था। वो जब उस जंगल के अंदर गया तब उसे वहां पर एक ऋषि मुनि मिले और अमन उनके पास गया और अमन ने कहा, प्रणाम, मेरा नाम अमन है, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? और फिर
उन ऋषि मुनि ने कहा, जी बोलिए, क्या बात करनी है। और फिर उस अमन रिपोर्टर ने कहा, महाराज असल में मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं। मुझे काम मिला है कि मैं आपके बारे में लोगों को बताऊं। मेरा मतलब है आपकी जो दिनचर्या है, आप कैसे रहते हैं, क्या करते हैं दिन भर, ताकि लोग आपसे सीख पाए। तब वो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा, बेटा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मुझसे प्रेरित होकर कुछ लोग सही मार्ग पर चलने लग जाए तो वो मेरा सौभाग्य होगा। आगे ही मेरा एक गुरुकुल है जहां पर मैं लोगों को शिक्षा देता हूं, तो तुम वहां पर मेरे साथ चलो। वहां पर तुम्हें हम जो ऋषि मुनि होते हैं उनकी जो दिनचर्या होती है उसके बारे में पता लग जाएगा। अमन ने जब ये बात सुनी तब वो काफी खुश हुआ। अमन मन ही मन खुश हो रहा था और वो ऋषि मुनि उस अमन को लेकर अपने साथ अपने गुरुकुल में लेकर चले गए। जब गुरुकुल में अमन ने अपना पहला कदम रखा तब वो गुरुकुल को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो गुरुकुल ऐसा था जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई पुराने जमाने में आ गया हो। सारी चीजें पारंपरिक और ऐतिहासिक थी। वहां पर टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। हर कोई सरल जीवन जी रहा था। अमन सारे ऋषि मुनियों से पूछने लगा और उनके बारे में जानने लगा और सबकी रिपोर्ट बनाने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक शाम अमन बैठा हुआ था। तभी कुछ ऋषि मुनि कहीं पर जा रहे थे। तभी अमन गया और अमन ने कहा, महाराज आप कहां पर जा रहे हैं? जिसके जवाब में उन ऋषि मुनियों ने कहा, बेटा हम किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, हम आके आपसे बात करते हैं। और फिर अमन ने कहा, महाराज अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे भी ले चलिए। और फिर उन ऋषि मुनियों ने कहा, बेटा मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम रहने दो, वहां पर जाना अच्छा नहीं होगा। और फिर जब ये बात अमन ने सुनी तब अमन ने कहा, महाराज ऐसा मत करिए प्लीज, मुझे ले चलिए। मैं कोई भी आपके काम में कोई भी विघ्न नहीं डालूंगा, मैं शांति से खड़ा होकर सब कुछ देखूंगा। और फिर एक महाराज ने कहा, देखो हमारे साथ चल रहे हो तो ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ भी गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ठीक है? और फिर अमन ने कहा, ठीक है महाराज, आप जैसा बोले, मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा। और फिर वो जो सारे ऋषि मुनि थे वो अमन को लेकर अपने साथ जंगल में चले गए। और उन ऋषियों ने कहा, अब हमारी बात सुनो, यहां पर कैमरा जो है वो बंद कर दो, यहां पे कुछ भी रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि आगे की चीजें कुछ ज्यादा ही भयानक हो सकती है। लोग देखेंगे तो उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कैमरा ऑन मत करना। और फिर जब ये बात अमन ने सुनी तब अमन ने कैमरा जो था वो बंद कर दिया। और उसके बाद वो सब एक विशालकाय पेड़ के पास पहुंचे और उस विशालकाय पेड़ को देखकर अमन के होश उड़ गए। अमन ने उस पेड़ को देखा तो वो काफी ज्यादा ऊंचा था और काफी ज्यादा डरावना भी था। वो जो सारे ऋषि मुनि थे वो सब उस पेड़ के नीचे जाकर कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। और ये सब देखकर अमन के मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये सब कर क्या रहे हैं। तभी अमन ने वहीं पर खड़े एक ऋषि मुनि से पूछा, महाराज मुझे काफी जानने की इच्छा हो रही है कि ये पेड़ के नीचे कर क्या रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा, अभी चुप रहो, तुम्हारे सवालों का जवाब देने का भी कोई वक्त नहीं है ये। अमन चुप हो गया और जब वो सारा काम पूरा हो गया तब सारे ऋषि मुनि वहां से लौट कर जाने लगे और अमन भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। और उसके बाद अमन ने उन ऋषि मुनियों से पूछा, महाराज अब तो बता दीजिए कि आखिर क्या था वो सब, आप वो सब क्या कर रहे थे। और फिर वो सारे ऋषि मुनि एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और एक ऋषि मुनि ने कहा, बता दो, अगर इतना इच्छुक है तो देखना इसकी शक्ल क्या हो जाएगा इसको।
और फिर उनमें से एक ऋषि मुनि ने बताया, वो जो पेड़ देख रहे थे उसके ऊपर पिशाच रहता है। पिशाच समझते हो? और फिर अमन ने कहा, पिशाच? हाँ हाँ, भूत प्रेत पिशाच बोलते हैं ऐसा, हाँ। और फिर उन ऋषि मुनियों ने बताया, हाँ तो वो पेड़ पर एक पिशाच रहता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर और भयानक है। उसे शांत करने के लिए, उसे बांधने के लिए हम रात के वक्त वहां पर मंत्रों का जाप करते हैं ताकि वो आजाद ना हो पाए, क्योंकि अगर वो आजाद हो गया तो वो काफी नुकसान पहुंचाएगा आम लोगों को। इसलिए हम उसे पेड़ पर ही बांध कर रखते हैं। जब ये बात अमन ने सुनी तब उसे यकीन नहीं हुआ। उसे ये सब अंधविश्वास लग रहा था और वो वापस से गुरुकुल आ गया। पूरी रात वो उसी पेड़ के बारे में सोचता रहा और जब उसकी रिपोर्ट जो थी वो तैयार हो गई तब वो वहां से जाने लगा। सारे ऋषि मुनियों ने उसे अलविदा कहा और अमन जा रहा था अपनी रिपोर्ट तैयार करके, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज आई। उसे लगा कि अगर वो उस पेड़ के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार करके पेश करेगा तो हो सकता है उसे प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि भूत प्रेत के बारे में जानने की इच्छा सबको होती है। और वो पेड़ इतना ज्यादा डरावना और भयानक भी है जिसे देखकर कोई भी यकीन कर ले कि उस पेड़ पर भूत प्रेत रहते हैं। इसलिए अमन ने सोचा, क्यों ना रात के वक्त उस पेड़ पर जाया जाए और वहां की जो रिपोर्टिंग है वो की जाए। वो जंगल से निकलकर एक होटल में कमरा लेकर रहने लगा और जैसे ही रात हुई वो अपना कैमरा लेकर फिर से उस डरावने से पेड़ के पास जाने लगा। जब वो उस पेड़ के पास पहुंचा तो उस पेड़ को देखकर ही उसकी जो रूह थी वो कांप गई, क्योंकि वो पेड़ काफी ज्यादा भयानक और डरावना था। जब ऋषि मुनि उसके साथ थे तब तक वो पेड़ इतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन जब वो अकेला था तब वो पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे अभी जिंदा होकर अमन को खा जाएगा। अमन को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब आगे बढ़ा जाए या फिर ना बढ़ा जाए, लेकिन उसने हिम्मत करके रिपोर्टिंग करने का फैसला किया। उसने कैमरा खोला और रिपोर्टिंग करने लगा। वो बार बार अटक रहा था, डर से उसकी जबान जो थी वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसने काफी मुश्किल से रिपोर्टिंग करी। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जब वो अपने कैमरे को चेक करने लगा तो उसके जो होश थे वो उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि उस रिकॉर्डिंग में रिपोर्टिंग करते वक्त अमन के कंधे पर एक राक्षस जैसा दिखने वाला जीव बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा डरावना था। जब अमन ने ये सब देखा तब उसके हाथ से जो कैमरा था वो छूट कर नीचे गिर गया और कैमरा जो था वो टूट गया। अमन वहां से भागा, लेकिन उसके जो पैर थे वो भारी होने लगे और धीरे धीरे उसके पैर इतने ज्यादा भारी हो गए कि वो अपने पैर को हिला भी नहीं पा रहा था। तभी उस पेड़ पर से एक आवाज आई, आजा 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 जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। कहते हैं कि अमन उस दिन के बाद से कहां गया इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया और इस बात को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अमन आज भी गुमशुदा है। अगली कहानी है विपिन की। विपिन काफी दिनों से बीमार था और बीमारी के चलते वो ऑफिस भी नहीं जा पा रहा था। इसलिए वो इलाज करवाने के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और वो जिस वार्ड में था उसके साथ साथ एक और पेशेंट भी उस वार्ड में था और उस पेशेंट को देखकर विपिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए विपिन ने नर्स से बात की और कहा, नर्स मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पर अकेला ही रहने दिया जाए। ये जो पेशेंट है इसे यहां से हटा दिया जाए, इसे कहीं और शिफ्ट करो। और फिर नर्स ने कहा, सर आप कह रहे हैं तो मैं कर देती हूं, लेकिन वो बेचारा अभी अपने आखिरी दिन गिन रहा है, वो काफी बूढ़ा है,
तो और फिर विपिन ने कहा, तो क्या, उसे हटाओ वहां से, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। और फिर नर्स ने कहा, ठीक है सर, मैं उसे कहीं और शिफ्ट करवा देती हूँ। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी को, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उसे कहीं और पे शिफ्ट करवा दिया गया। और फिर तब जाकर विपिन को चैन पड़ा। विपिन चैन से रात के वक्त सो रहा था। तभी अचानक से उसकी नींद खुल गई और उसने कुछ अजीब सी चीज सुनी। विपिन ने सुना कि कोई सीटी बजा रहा था, और इतनी रात को हॉस्पिटल में भला कौन सीटी बजाता है। तभी विपिन ने ध्यान से देखा तो एक कोने में एक आदमी बैठा हुआ था और वो अपना मुंह छुपाकर सीटी बजा रहा था। और फिर विपिन ने चिल्लाया, अबे ओए, कौन है, कौन है यहां पे इतनी रात को सीटी बजा रहा है, पागल है क्या? नर्स, नर्स। नर्स तभी वहां पर आई और फिर नर्स ने कहा, क्या हुआ सर, सब कुछ ठीक तो है? और फिर विपिन ने कहा, क्या खाक ठीक है? ये कैसा मैनेजमेंट है तुम्हारा? वो कौन है पागल, कोने में बैठकर सीटी बजा रहा है? और फिर नर्स ने लाइट्स वगैरह जलाई और उसने कोने में देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। और ये देखकर नर्स ने कहा, क्या हुआ सर, वहां तो कोई भी नहीं है। विपिन ने जब ये देखा तो वो काफी ज्यादा डर गया और हैरान भी हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने कोने में एक आदमी को बैठे हुए देखा था और अचानक से वो गायब कैसे हो सकता है। विपिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा कि चलो वहम हुआ होगा, इसलिए उसने बात को नजरअंदाज कर दिया और उसने नर्स से कहा, सॉरी, मुझे लगता है कि मुझे कोई वहम हो गया। और फिर नर्स ने कहा, कोई बात नहीं सर, आप सो जाइए। नर्स ने लाइट्स वगैरह सब बंद कर दी और उसके बाद वो वहां से चली गई। जब नर्स चली गई तब विपिन भी सोने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सोने के लिए आंखें बंद करी वैसे ही उसके कानों में आवाज आई। और जब विपिन ने फिर से हॉस्पिटल के कोने में देखा तो वहां पर वही आदमी बैठा हुआ था। और इस बार उसने अपना जब चेहरा दिखाया तो विपिन काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और विपिन ने वहां से उसे कहीं और शिफ्ट करवा दिया था। वो बूढ़ा आदमी विपिन को देखकर मुस्कुराया और वहां से विपिन के सामने ही गायब हो गया। जब विपिन ने ये सब देखा तो वो काफी ज्यादा डर गया और घबरा गया। उसका जो गला था वो सूख गया। उसने नर्स को बुलाया और नर्स जब आई तब उसने नर्स से कहा, नर्स, मुझे पानी दो। नर्स ने तुरंत विपिन को पानी दिया और जब विपिन ने पानी पिया तब जाकर उसे सांस में सांस आई। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और उसके माथे से पसीना भी बह रहा था। नर्स ने पूछा, क्या हो गया सर, सब कुछ ठीक तो है ना? और जब विपिन ने यह बात सुनी तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस मुंह से बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसने सोचा कि चलो ठीक है, वहम हो जाते हैं बार बार। वो सो गया। सुबह हुई। सुबह जैसी ही हुई, सुबह जब हुई तब नॉर्मल दिन की तरह पूरा दिन आराम करते हुए बीता, लेकिन जब रात हुई तब डर का माहौल विपिन के दिल में फिर से बनने लगा और वो काफी ज्यादा डरने लगा। विपिन ने कहा, नर्स, मेरी जगह चेंज कर दो, मैं यहाँ पर नहीं एडमिट रहूँगा, मुझे किसी और रूम वगैरह में कर दो। और फिर नर्स ने कहा, ठीक है सर, एक्चुअली अभी एक कमरा खाली हुआ है, वो पूरा प्राइवेट ही है, वहाँ आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और फिर विपिन को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया।
खाना खाने के बाद विपिन सो रहा था। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तब उसने देखा कि नर्स वहाँ पर आई हुई थी और फिर विपिन ने पूछा, क्या हो गया नर्स? और फिर नर्स ने कहा, कुछ नहीं सर, वो बस मैं देख रही थी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? और फिर विपिन ने कहा, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और फिर वो नर्स वहाँ से जा ही रही थी, तभी अचानक से उस नर्स के जो कदम थे वो रुक गए और उसके बाद उस नर्स ने एक अजीब सी आवाज़ में कहा, जितना जितना मजे करने हैं कर ले, क्योंकि जल्दी ही तू मरने वाला है। और जब ये बात विपिन ने सुनी तब विपिन काफ़ी ज़्यादा डर गया। और उसके बाद विपिन ने कहा, क्या हुआ नर्स, तुमने कुछ कहा क्या? और फिर विपिन ने वहां पर देखा तो वहां कोई नर्स थी ही नहीं। विपिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। बार बार वहम हो रहे थे, लेकिन वहम बार बार तो नहीं होता। एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार हो जाता है, लेकिन इतनी बार विपिन को अब डर लगने लगा था। रात के वक्त उसे नींद नहीं आ रही थी, वो जाग रहा था और घड़ी देख रहा था बार बार। उसकी हॉस्पिटल में आखिरी रात थी और सुबह वो डिस्चार्ज होने वाला था, इसलिए वो बार बार प्रार्थना कर रहा था कि जैसे तैसे ये रात गुजर जाए, उसके बाद तो यहां से निकल ही जाना है। रात के 2 बजे तभी अचानक से वहां का दरवाजा खुला और जैसे ही दरवाजा खुला तब विपिन ने वहां देखा तो वो काफी ज्यादा डर गया और घबरा गया, क्योंकि दरवाजे से वही बूढ़ा आदमी चलता हुआ आ रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। विपिन इतना ज्यादा घबरा गया कि वो चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने की आवाज जैसे कोई सुन ही ना रहा हो। उसके चीखने चिल्लाने का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बूढ़ा आदमी एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ आया और विपिन की छाती पर चढ़ गया। जैसे ही वो विपिन की छाती पर चढ़ा तब विपिन के जो हाथ पैर थे वो काम करना बंद हो गए और वो जो बूढ़ा आदमी था वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा। शेर की तरह वर्द तेरा, शेर का तरह तेरा जीरो शेरा, शेर का तरह तेरा, शेर का तरह तेरा शिरोता, शिरो से तरह तेरा शिरोता, तेरा शिरो से शेरा तेरा तेरा शेरा, तेरा शिरो से शेरा तेरा तेरा, तेरा शिरोता तेरा तेरा तेरा। विपिन चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक से उस बूढ़े आदमी ने विपिन के ऊपर उल्टी कर दी और जैसे ही उसने उल्टी करी तब विपिन बेहोश हो गया। सुबह विपिन की आंखें खुली तो उसने अपने आसपास देखा, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। उसे लगा कि यह सब एक डरावना सपना था और उसने चैन की सांस ली, लेकिन उसकी सांसें तो तब अटक गई जब उसने खुद को शीशे में देखा। उसने देखा कि वो अपनी बॉडी में है ही नहीं, बल्कि वो उस बूढ़े आदमी की बॉडी में है। और ये देखकर विपिन चीख पड़ा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। आखिर वो उस बूढ़े आदमी की बॉडी में कैसे आ गया। और चीखने चिल्लाने की वजह से सारे जो स्टाफ के लोग थे वो सब विपिन को पकड़ने लगे, जो कि उस बूढ़े आदमी के शरीर में था। और विपिन ने देखा कि उसके शरीर में वो बूढ़ा आदमी घुस चुका था और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वहां से वो डिस्चार्ज हो रहा था। और डिस्चार्ज होने के बाद उसने विपिन को देखकर एक स्माइल करी और वहां से चला गया और विपिन चीखता चिल्लाता रह गया। कहते हैं कि ये जो हुआ विपिन के साथ, विपिन सह नहीं पाया और उसने रात को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और उसकी आत्मा आज भी उस हॉस्पिटल में भटकती है। अगली कहानी है 2 दोस्तों की, शांतनु और सुधांशु की, जो कि एक बाइक पर कहीं जा रहे थे। रात का वक्त था और वो अपने घर लौट रहे थे।
सुधांशु बाइक चला रहा था और शांतनु पीछे बैठा हुआ था। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। तभी एक सुनसान सड़क पर उन्हें एक ट्रक नजर आया और वो ट्रक काफी तेजी से जा रहा था। शांतनु ने कहा, चला भाई इसको ओवरटेक कर, यहां पर टाइम बर्बाद मत कर, स्पीड बढ़ा। सुधांशु ओवरटेक करने के लिए स्पीड बढ़ाने लगा, लेकिन जब वो उस ट्रक को ओवरटेक कर रहे थे तभी अचानक से उन दोनों की नजर ट्रक में रखे हुए सामान पर गई और जब उन्होंने ट्रक के अंदर रखा हुआ सामान देखा तो उनकी जो हालत थी वो खराब हो गई, क्योंकि उस ट्रक के अंदर कुछ बोरियां थी और उन बोरों में लाशों के टुकड़े थे। और ये देखकर उनकी जो रूह थी वो कांप गई। उन्होंने उस ट्रक ड्राइवर की शक्ल देखी तो उस ट्रक ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा और उसके मुस्कुराने भर से ही शांतनु और सुधांशु दोनों काफी ज्यादा डर गए। शांतनु ने कहा, अरे भाई वो ये है कौन? मुझे कोई सीरियल किलर लग रहा है। देखा नहीं बोरों में लाशों के टुकड़े हैं भाई। हाँ मैंने भी देखा। क्या 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 करे? इसके ट्रक को ओवरटेक करे? मुझे तो लगता कहीं हमें भी टक्कर मार के कहीं हमारे टुकड़े करके कहीं बोरे में ना डाल दे। वो दोनों काफी ज्यादा डर गए और उन्होंने अपनी जो बाइक की स्पीड थी उसे कम कर दिया और उस ट्रक को आगे जाने दिया। और तभी शांतनु ने कहा, भाई हमें पुलिस को बताना चाहिए, न जाने कितने लोगों को इसने ऊपर पहुंचा दिया होगा, वरना अगर हम नहीं बताएंगे तो पता नहीं और कितनों को मारेगा। और फिर सुधांशु ने कहा, हाँ तू सही कह रहा है, रुक जा मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। उसने फ़ोन मिलाया और फ़ोन मिलाने के बाद जैसे ही पुलिस स्टेशन में उठाया तब उसने कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ एक ट्रक वाला है और हमने उसकी ट्रक में लाशों के टुकड़े देखे हैं और वो भी बोरे में भरे हुए। और फिर पुलिस वाले ने कहा, क्या, कहाँ पर हो तुम? और फिर सुधांशु ने कहा, जंगल के पास वाले सुनसान रोड पर। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, तुम संभल कर रहना, हम वहां पर आ रहे हैं। सुधांशु ने फोन रखा ही था तब शांतनु ने कहा, चल चल फटाफट बाइक स्टार्ट कर, चलते हैं यहां से, मुझे बहुत डर लग रहा है, उस ट्रक ड्राइवर की शक्ल देखकर ही डर लग रहा है भाई। तभी सुधांशु ने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी बाइक जो थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। और फिर शांतनु ने कहा, ये ऐसे वक्त पर बाइक क्यों बंद पड़ती है? सुधांशु ने कई बार बाइक को किक मारा और तब जाके बाइक स्टार्ट हुई और वो बाइक को लेकर वहां से जा ही रहे थे तभी शांतनु की नजर पीछे गई। तब उन्होंने देखा कि वो जो ट्रक ड्राइवर था वो अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए उनकी बाइक के पीछे पीछे भाग रहा था। और ये देखकर शांतनु चीख पड़ा और सुधांशु ने जब साइड मिरर में देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। वो ट्रक ड्राइवर अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पागलों की तरह उनके पीछे भाग रहा था और हंस रहा था। सुधांशु ने बाइक को 100 के पार पहुंचा दिया और वो जैसे तैसे करके बस वहां से निकलना चाहता था। लेकिन सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि वो ट्रक ड्राइवर 100 की स्पीड में भी उनका पीछा कर पा रहा था और उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उसे देखकर शांतनु और सुधांशु दोनों की चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी और वो ट्रक ड्राइवर सिर्फ पागलों की तरह भागता हुआ उनका पीछा कर रहा था। सुधांशु और भी ज्यादा घबरा गया और उसने बाइक की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से बाइक जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सुधांशु बाइक को बैलेंस नहीं कर पाया और बाइक काफी बुरी तरह से रोड पर घिसड़ती हुई गिर गई और दोनों बेहोश हो गए। जब उन दोनों को होश आया तब उन्होंने देखा कि वो कहीं पर बंद है और उनके जो हाथ पैर है वो बंधे हुए थे और उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। तभी उन्हें एक आवाज आई, ये तुम्हारे ट्रक में क्या क्या सामान है? कुछ नहीं सर जी, बस एक
सब्जियां वगैरह हैं और तो कुछ नहीं है सर जी। और फिर दूसरी आवाज़ ने कहा, हमें खबर मिली है कि तुम अपने ट्रक में लाश के टुकड़े भरकर लेकर जा रहे थे। और तभी उस दूसरी आवाज़ ने कहा, क्या सर जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पुलिस वाले हैं, आप पूरे ट्रक को छानबीन करके जो करना है देख लीजिए। हम कोई गलत काम नहीं करते और ये घिनौना आरोप आप हम पर मत लगाइए। और फिर पुलिस वालों ने कहा, वो तो हम देख ही लेंगे, चलो चेकिंग करो इसके ट्रक की। काफ़ी देर चेकिंग चली, लेकिन सुधांशु और शांतनु को खुद नहीं पता था कि उन्हें कहाँ बंद कर दिया गया है। वो चिल्लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। और फिर उन्हें आवाज़ आई, माफ़ करना, शायद हमें किसी ने गलत खबर दे दी, जाओ आप, तुम्हारे ट्रक में कुछ भी नहीं मिला है। जब ये बात सुधांशु और शांतनु ने सुनी, तब उनको समझ आ गया कि अब उनके बचने का कोई भी चांस नहीं है। और तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज़ आई, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ। तुम्हारे टुकड़े भी बोरे में भरे जाएंगे। कहते हैं कि सुधांशु और शांतनु का उस दिन के बाद से कोई पता नहीं लग पाया कि आखिर वो कहाँ गए। लेकिन कई लोगों का कहना है कि आज भी जंगल के पास वाली उस सुनसान रोड पर दो लड़के नज़र आते हैं, जो कि आने जाने वाले लोगों को उस सड़क से गुजरने के लिए मना करते हैं और कहते हैं, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, वो तुम्हारे भी टुकड़े कर देगा। आगे मत जाओ, वो तुम्हें भी बोरे में भर देगा। आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। अगली कहानी है रवि की। रवि एक 22 साल का लड़का था, जो कि एक ऑफिस में जॉब किया करता था। एक शाम वो बैठा हुआ था, तभी अचानक से उसे एक मैसेज आया। और जब उसने अपना फ़ोन खोलकर देखा, तब वो मैसेज जो था वो एक लड़की का था। और उस लड़की ने रवि को हाय भेजा था। रवि ने भी तुरंत रिप्लाई किया और थोड़ी ही देर बाद रवि का जो मैसेज था वो सीन हो गया और उस लड़की ने बातचीत करना शुरू कर दिया। उस लड़की ने पूछा कि आप कहाँ से हो, और फिर रवि ने जवाब दिया कि मैं मुंबई से हूँ, आप बताओ। उस लड़की ने कहा कि मैं भी मुंबई से हूँ। वो दोनों आपस में बातें करने लगे और थोड़ी ही देर बाद उन दोनों ने अपनी अपनी फ़ोटोज़ जो थी वो शेयर की। जब रवि ने उस लड़की की फ़ोटो देखी, तब वो लड़की रवि को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। और वो जो लड़की थी वो भी रवि की काफ़ी तारीफ कर रही थी। और रवि को पता चल गया कि रवि उसे पसंद आ गया है। वो दोनों आपस में बातें करते रहे और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों ने अपना जो नंबर था वो शेयर किया और उसके बाद वो दोनों कॉलिंग पे बात करने लगे। ऐसे ही कई दिन बीते। वो रोज़ रात को बातें करते और कई घंटे बातें करते बिताते थे। इधर उधर की बातें वो करते रहते और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता। ऐसे ही थोड़ा टाइम और बीता और तकरीबन 1 महीना बीत गया। तभी रवि ने उस लड़की से कहा कि वो उससे प्यार करता है। और जब ये बात उस लड़की ने सुनी, तब उस लड़की ने कहा कि वो भी उससे प्यार करती है और उससे मिलना चाहती है। जब ये बात रवि ने सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा, तो बताओ कहाँ पर मिलना है। जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, तुम मेरे घर पे आ जाओ। मेरे घर पर अभी कोई भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं, तो मैं घर पर अकेली हूँ। जब ये बात रवि ने सुनी, तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और उसने कहा, आज तो नंबर लग गया, आज तो नंबर लग गया। और फिर उस लड़की ने अपना एड्रेस दिया और उस एड्रेस को देखकर रवि काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा, तो बताओ कब आऊँ। जिसके जवाब में
उस लड़की ने कहा, कल रात को आ जाना 10 बजे। और जब ये बात रवि ने सुनी तब रवि ने कहा, क्यों, इतनी रात को क्यों? और फिर उस लड़की ने कहा, मिलने का असली मज़ा तो रात में ही आता है ना? और जब ये बात रवि ने सुनी तब वो समझ गया कि वो जिस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था वो उसे मिलने ही वाला था। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। और उसके बाद रात के 9 बजे रेडी होने लगा। उसने काफ़ी महंगे कपड़े पहने और परफ्यूम वगैरह लगाकर वो उस लड़की के घर की तरफ निकल पड़ा। उसने उस एड्रेस के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए वो उस एड्रेस को पूछता हुआ आगे बढ़ता रहा। काफ़ी पूछताछ करने के बाद वो जब घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो घर एक सुनसान वीरान इलाके में था और वो घर एक खंडहर जैसा था। और फिर उसने उस लड़की को कॉल मिलाया और कहा, मैं तुम्हारे घर पर आ गया हूँ, लेकिन तुम्हारा घर तो खंडहर जैसा है। जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, हाँ वो थोड़ा बनवाना रह गया है, तुम 3rd फ्लोर पर आ जाओ, 3rd फ्लोर पर सब कुछ अच्छे से बना हुआ है। और फिर उस लड़के ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ। वो लड़का रवि सीढ़ियों के जरिए जाने लगा, लेकिन उसने देखा कि बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, इतना ज़्यादा कि कुछ दिख भी नहीं रहा था। फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर वो जैसे तैसे पहली मंजिल पर चढ़ा ही था, लेकिन उसके बाद और भी ज़्यादा अंधेरा हो गया और रवि को लगा कि और ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने वहाँ से जाने का फैसला किया। रवि वहाँ से निकल गया और अपने घर जाने लगा। तभी उसका जो फ़ोन था वो बजा। उसने देखा कि फ़ोन और किसी का नहीं बल्कि उसी लड़की का था। और फिर उस लड़की ने कहा, जान कब तक आओगे? यहाँ पर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा, जल्दी आओ। और जब ये बात रवि ने सुनी तब रवि ने सोचा कि एक ये मौका तो आया है, अगर ये भी हाथ से निकल गया तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए उसने हिम्मत करके फिर से सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया और जैसे ही वो दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो उसे उस बिल्डिंग में से कुछ आवाज़ें आने लगी। जब रवि ने ये आवाज़ सुनी तब उसे समझ आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो वापस सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा और बिल्डिंग से बाहर निकलकर अपने घर जाने लगा। तभी उसका फ़ोन फिर से बजा और उसने जैसे ही फ़ोन उठाया तब उस लड़की ने कहा, आओ ना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, आओ ना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। और फिर रवि ने कहा, अरे मैं तो आ रहा था, पता नहीं उस बिल्डिंग में से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी, मैं नहीं आने वाला, अगर तुम्हें मिलना है तो कहीं और मिलना, मैं नहीं आऊँगा उस बिल्डिंग में। और जैसे ये बात उस लड़की ने सुनी तब उस लड़की ने कहा, क्यों नहीं आएगा? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुझे आना होगा, तुझे आना होगा। मैंने कहा तुझे आना होगा, तू आएगा। रवि ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसकी रूह कांप गई और उसने फ़ोन को काटा और उल्टे पांव अपने घर की ओर भागा। उस लड़की ने दर्जनों बार कॉल किया लेकिन रवि ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और साथ में अपना नंबर भी चेंज कर दिया ताकि वो लड़की उसका वापस पता ना लगा पाए। इसलिए कहते हैं, बुलाती है बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन क्या करें, तड़प ही ऐसी है, सब्र नहीं होता। भाई हम जैसे सिंगल लौंडे ही समझेंगे इस कहानी को। खैर अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सुरेश वो हमेशा लोकल ट्रेन से सफर किया करता था, लेकिन उस दिन पूरा रेलवे स्टेशन खाली था, गिनती के ही लोग थे। और थोड़ी ही देर बाद जब लोकल ट्रेन आई तब सुरेश उस ट्रेन में चढ़ गया और जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ा तब उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि
जो बोगी थी वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी, और ऐसा पहली बार हुआ था जब पूरी बोगी खाली थी। और फिर सुरेश ने सोचा कि चलो अपने को क्या ही करना है, इसलिए वो सीट पर जाकर एक बैठ गया। लेकिन तभी उसने देखा कि ट्रेन के बाहर एक खिड़की पर एक लड़की पागलों की तरह हरकत कर रही थी, और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। वो लड़की भी ट्रेन में चढ़ गई और वो सुरेश को घूर रही थी। सुरेश को लगा कि शायद वो लड़की पागल है, इसलिए उसने नज़रअंदाज करना ठीक समझा। धीरे धीरे वो जो ट्रेन थी वो चलनी शुरू हो गई और उसने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन वो जो लड़की की हरकतें थी वो डरावनी होने लगी। वो अपने शरीर को अजीबोगरीब तरीके से मोड़ने लगी, और ये सब देखकर सुरेश इतना ज़्यादा डर गया कि वो चीखने लगा और उसने कहा, ए पागल है क्या, एक सब क्या हरकतें कर रही है। वो लड़की अपने शरीर को तोड़ती मरोड़ती रही, और ये सब देखकर सुरेश की जो रूह थी वो कांपती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो करे तो क्या करे। तभी वो लड़की हंसते हुए उस ट्रेन से बाहर कूद गई, और ये देखकर सुरेश की जो हालत थी वो और भी ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन वो जो लड़की थी वो ज़मीन पर नहीं गिरी थी, बल्कि हवा में ही गायब हो गई थी। ये देखने के बाद सुरेश को पक्का यकीन हो गया कि वो लड़की एक आत्मा थी। उस दिन के बाद से सुरेश को कई दिनों तक बुखार चढ़ा रहा, और आज भी वो उस रात के बारे में सोचता है और उस लड़की के बारे में सोचता है तो उसकी जो रूह है वो कांप जाती है, और वो दुआ करता है कि उसकी ज़िंदगी में वैसी डरावनी रात फिर कभी ना आए। तो ये थी कुछ डरावनी कहानियाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी और आवाज़ पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने खाना नहीं खाया तो खाना खा लेना, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तब तक मैं आपके लिए कुछ और नई डरावनी कहानियाँ लेकर आता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना।